अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। सिलसिला है आपके सवालात का और मेरे पास सवाल है जी फैज़ान रोमिल साहब का। मैंने ये पढ़ा था, अभी मैं फिर पढ़ता हूँ। फैज़ान रोमिल साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है और इनका सवाल जो है वो मेरी नज़र में नंबर 1 सवाल है। तो 90 के करीब सवालात आए हैं, मगर मैं ये कहूँगा ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये सबसे मुश्किल भी है, मगर मैं भी अटेम्प्ट करूँगा। आप भी कोशिश कीजिएगा समझने की और मज़ीद और जगह से भी देखिएगा, किताबों से देखिएगा। सवाल पे आते हैं। सवाल है जी, हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। टोटल 5 लफ्ज़ हैं जी, मगर अगर किसी को ये लफ्ज़ समझ में आ गए और किसी ने ये अडॉप्ट कर लीजिए तो मेरा ये दावा है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। मैं ऐसे दावे वैसे करता नहीं हूँ कि जी फ़ौरन ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर ये चूँकि मुझे पता है कि बहुत कम लोगों में ये है, तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शायद इसके अंदर उतनी गहराई से जाएं। और बहुत सारी जगहों पे हमारी नौकरियों में, हमारे इंटरव्यूज़ में लिखा होता है एनालिटिकल स्किल्स। जब वो मांगते हैं एनालिटिकल स्किल्स, तो वो जो लिखने वाले हैं वो बाज़ दफ़ा उनको खुद भी आइडिया नहीं होता कि वो क्या मांग रहे हैं। तो उनसे कुछ जाके पूछ ले कि आप एनालिटिकल स्किल्स में क्या मांग रहे हैं मुझसे, क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आगे से कहते हैं वो बंदा लाइक होना चाहिए। भाई लाइक का क्या मतलब है? तो आज मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी राय में एनालिटिकल स्किल्स से क्या मुराद है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत क्यों है, उनकी अहमियत क्या है। दूसरी चीज़ ये है जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल प्रोसेस क्या है। तीसरी फिर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, और चौथी ये कि एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत क्यों है। तो एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत मेरी नज़र में सबसे अहम है, जो हमारी लाइफ में अक्सर चीज़ों में पेश आती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम क्या चीज़ है? जिन चीज़ों में हमको पता है कि ये काम करेंगे तो ये चीज़ होगी, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमारे सामने पहले से उसका नक्शा खींचा हुआ है। खाना पकाना है तो इस तरह पकेगा, गार्डनिंग करनी है तो इस तरह होगी, पौधों को पानी देना है तो इस तरह देना है। तो जहाँ पे नेक्स्ट एक्शन का हमें पता है और हमें ये भी पता है कि उस एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैठे बैठे ब्रेक डाउन हो जाए, बैठे बैठे खाना ख़राब हो जाए, तो उसके बाद अब हमें पता नहीं है कि इसका क्या करना है। और बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, बैठे बैठे आपका सिस्टम कोई डाउन हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू आ जाए जो पहले से डिसाइड नहीं है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। वहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स काम आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दूसरा जहाँ पे हमारी बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है, वो भी हमारे डे टू डे काम है, पर्सनल, प्रोफेशनल, कंट्री, दुनिया, सबके लिए ये हमारे सामने होता है, और वो है डिसीजन मेकिंग। हम सब छोटे बड़े डिसीजन करते हैं, क्या पहने, किससे कपड़े सिलवाएं, किस जगह नौकरी करें, कब नौकरी छोड़ें, शादी कहाँ करें, शादी को कैसे निभाएं, गवर्नमेंट में क्या करें, दुनिया में क्या करें, कोविड में क्या करें, कौन से डिसीजन लें, लॉकडाउन करें, लॉकडाउन ना करें। ये सारे मसले जो हैं, इसके लिए कम अज़ कम इस डिसीजंस में जो हेल्प करेगी चीज़, वो एनालिटिकल स्किल्स करेंगे। फिर जो तीसरी अक्सर हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल और आगे सोसाइटल चैलेंज हमें रहता है, वो खैर से है फ्यूचर में प्लान करने का, फ्यूचर में देखने का और फ्यूचर में सोचने का। क्योंकि हम सारे ये तो नहीं कर सकते कि डे टू डे बेसिस पे आमदनी हमारी हम मैनेज करें। हमने ये प्लान करना है बच्चों ने स्कूल कहाँ पे जाना है, उसके बाद क्या होना है, मकान कहाँ पे बनना है, फ्यूचर में आमदनी को बढ़ाना कैसे है। इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है। फिर एनालिटिकल स्किल्स आजकल बहुत ज़्यादा और अहम हो गए हैं। वो ये हैं कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन की भरमार है, डेटा की भरमार है, बिग डेटा वर्ल्ड है आजकल, उसके अंदर तो इनकी और ही ज़रूरत पड़ गई है। और इसी वजह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इंसानों के दिमाग को रिप्लेस कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पास वो टूल्स हैं जिसमें वो एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि टेक्नोलॉजी को बनाने वाले, चलाने वाले भी इंसान है, और इंसानों का एक और मसला है कि उनका बिहेवियर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो टेक्नोलॉजी प्रिडिक्टेबल बिहेवियर को मैनेज करती है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को उसको कम अज़ कम सर्टन करना पड़ता है। खैर वो एक सेपरेट डिस्कशन है। अब जब जाते हैं कि ये जो एनालिटिकल स्किल्स है, इसका प्रोसेस क्या है। मेरी राय में इसका जो पहला काम है वो, उसे मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग। मैंने रिकॉर्डिंग का लफ्ज़, लेकिन आप उसको मैं आसान लफ्ज़ों में कह सकता हूँ
ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो सबसे पहले तो आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। ये नहीं कि आप देखना सिर्फ देखना, सीइंग इज नॉट ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग इज अडॉप्टिंग, एब्जॉर्बिंग, और उस दौरान में आप उसको रिकॉर्ड करते जाएं, यानी अपने अंदर उसको महफूज करते जाएं। अब जिस चीज़ को महफूज कर रहे हैं उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको डेटा कहते हैं, उसको फैक्ट्स कहते हैं। फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते। फैक्ट्स जो हैं वो जो आपकी आंखों ने देखा है, अगर सही देखा है तो वो वैसे ही हैं। तो पहला स्टेप है कि आपके अंदर मतलब ऑब्जर्वेशन हो। दूसरा स्टेप है एनालिटिकल प्रोसेस का, वो है अरेंजमेंट। उसके लिए टेक्निकल लफ्ज़ है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, वो है क्यूरेशन। क्यूरेशन का मतलब है एक जैसी चीज़ों को इकट्ठे करना। अब ये किताबें पीछे पढ़ी हैं तो इनमें से मैंने कुछ अपनी क्यूरेशन की हुई है। इसमें कुछ हिस्ट्री की किताबें मैंने एक तरफ रखी हुई हैं, मैनेजमेंट की एक तरफ रखी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें मिक्स भी हैं। सो इसी तरह दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, उसको अरेंज करना होता है। पहले वाली इन्फॉर्मेशन के साथ उसको मिलाना होता है। उसके बाद जाके आपके पास इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स बन जाते हैं कि इस मौजू पे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। गाड़ी के बारे में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी का इंजन कैसा होता है, क्योंकि गाड़ी में जब प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ये पता तो होना चाहिए कि गाड़ी में कार्बोरेटर क्या चीज़ है, बैटरी में कैसे चलती है, गाड़ी का पिस्टन कहाँ पे लगे होते हैं, टायर क्या होते हैं। मुझे वैसे उसका ज़्यादा पता नहीं, पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आपने गाड़ी से मुतालिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर भी करनी है। ये जो सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, एकेडेमिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, मगर इसके बाद ये बस हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। जो अब मैं तीसरा स्टेप्स की बात है। तीसरा स्टेप है कॉज ढूंढना, वजह ढूंढनी। इसमें एनालिसिस का या एनालिटिकल स्किल्स का वो पार्ट आता है जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, क्रिटिक करना कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि हम ये वजह ढूंढें कि जनाब ये क्यों हुआ, वाई क्वेश्चन, और उस वाई क्वेश्चन का एक तसलसल है कि ये क्यों हुआ, फिर उसके ये क्यों हुआ। तो जब हम वाई क्वेश्चन करते हैं तो हम बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्जर्वेशन से ली है और फिर हमने उसको क्यूरेट किया। जब हम ये वाई क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसके दौरान ही हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। हमारी ये जो तफ्तीश होती है पुलिस वगैरह की, बाकी इन्वेस्टिगेशन, ये भी यहाँ तक ही पहुँचते हैं। और इसके डॉक्टरों की भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो मरीज का वो मर्ज की वजह ढूंढते हैं, तो वो भी ये इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, क्यूरेशन, और उसके बाद वो ये ढूंढते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो वजह ढूंढना बड़ा अहम है। अमूमन हम पढ़ते वक्त यहाँ तक नहीं पहुँचते खुद अपने दिमाग से, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ये तो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में हमने एक चीज़ की वजह भी ढूंढ ली, अब हमने बहुत सारी चीज़ों को मिलाना है, और इस चीज़ को मैं कहता हूँ रिलेशनिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनमें से कौन सी चीज़ किसके साथ हो रही है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, जो अगेन क्रिटिकल थिंकिंग से लिंक है। अब लॉजिकल रीजनिंग की मिसाल ले लेते हैं। मिसाल इसकी ये है कि किसी इलाके में बच्चे बीमार हो रहे हैं, सिर्फ बच्चे, कोई खसरा है। अब आपने पहले इंफॉर्मेशन गैदर की, उसके बाद आपने उनको इकट्ठा किया, फिर आपने वाई क्वेश्चन एक बच्चे से ढूंढा। अब आपने रिलेशनशिप में ये ढूंढना है कि सारे बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं, और जो आप ढूंढेंगे उसको एक चीज़ कहते हैं, वो बहुत सुनते हैं टीवी पे, अखबार, वो है ट्रेंड। और उस ट्रेंड के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पैटर्न। सो एक इलाका, एक मोहल्ले में ये हो रहा है, और आप उसका एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ उसकी वजूहात को इकट्ठा करते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। सो जब भी आप रिलेशनिंग करते हैं उसमें आप ट्रेंड्स बनाते हैं। अब आपने ट्रेंड बना लिए, तो उसकी बुनियाद पे आप पांचवा काम करेंगे जिसको कहते हैं फोरकास्टिंग। तो आप फोरकास्टिंग करेंगे, और आप फोरकास्टिंग के नतीजे में आप ये काम ये करेंगे कि जनाब इस तरह अगर हम करें तो इस तरह होगा। और फिर छठा स्टेप जो इसके बाद लॉजिकल प्रोसेस है, वो एक्चुअली एनालिटिकल प्रोसेस का मैं उसे हिस्सा नहीं कहूँगा, वो एक्चुअली उसको कहेंगे इंटरवेंशन। कि अब आपने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, अब आपने इंटरवेंशन प्रपोज किया है कि जनाब ऐसे कर लें, खसरे को इस गांव में रोकना है तो ऐसे कर लें, लॉकडाउन इस तरीके से कर लें, ये स्मार्ट कर लें। ये सारी इंटरवेंशन है जो एनालिसिस की बुनियाद पर हुई। अब सबसे अहम जो आपका सवाल था कि आखिर अपने आप को इंप्रूव कैसे करें, देखिए वापस जाते हैं। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये इधर उधर से सुनते रहें, आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबिलिटी क्या चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए फैक्ट्स क्या चीज़ होते हैं,
ये फैक्ट हम समझते हैं कि दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट वो चीज़ है जो वेरीफाइबल है, फैक्ट वो चीज़ है जो हमेशा ट्रू है, फैक्ट वो चीज़ है जिसको कोई क्रेडिबिलिटी हासिल है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढते हैं, और आपकी ट्रेनिंग इस सूरत में होनी चाहिए कि आप सोर्स पता चलिए। सारी रिसर्च होती है इसमें, क्या सोर्स, इसका सोर्स बताएं, उसका सोर्स बताएं, ये डेटा कहाँ से लिए, वो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और उसकी सच्चाई को इंश्योर करें। दूसरे नंबर पे फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अब इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कैसे करूं। फिर आपके पास एक अपना सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए अब तो बहुत टूल्स आ गए। स्टेटिस्टिक्स सारी ये टूल्स प्रोवाइड कर रही है, इकोनोमेट्रिक्स ये टूल प्रोवाइड कर रही है, कंप्यूटर भी ये टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो माइंड है ना वो खुसूसन बिहेवियर एनालिसिस मेरे ये ख्याल में सबसे बेहतर कर। तो आपके माइंड में कम से कम ये स्किल होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकें, उसको आपस में मिला सकें। फिर तीसरी बात यह है कि आपके माइंड में एक ऐसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप सवाल का जवाब ढूंढें। ये क्यूरियोसिटी के बगैर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, और क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर एनालिसिस नहीं। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सवाल करें, और वो सेटिस्फाई उस वक्त तक ना हो जब तक कोजेंट यानी अच्छा आंसर ना मिल जाए। तो उससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स बेहतर होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी जो रुकावट आती है इसकी रीजनिंग में, वो उसको कहते हैं बायस, तासुबात। तो तासुबात से बचना है। वो तासुब इस तरह नहीं कि हम कह दें कि गोरा और काला। हमारे तासुबात ये होते हैं कि हम जो चीज़ ज़्यादा दफ़ा सुने हमें ठीक लगती है। हमारे तासुबात ये होते हैं कि हमारा कोई जानने वाला कह दे हमें ठीक लगती है, कोई मशहूर आदमी कह दे ठीक लगती है। लेकिन हमने उस पर नहीं देखना, हमने फैक्ट्स की बुनियाद पर देखना है। तो इससे आपके एनालिटिकल स्किल बढ़ते चले जाएंगे। चौथी चीज़ ये है कि फिर आपने उसके ट्रेंड्स और पैटर्न बनाने के लिए फिर टूल्स, कुछ यहाँ तो क्वांटिटेटिव टूल्स, मैं उसकी तरफ फिलहाल नहीं जाता, वो तो एक समझे। मैं तो कहता हूँ आप दिमाग में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ बेहतर करूँ, तो उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप ये मिलाएं कि ये चीज़ जो है ये कितनी दफ़ा ठीक हुई थी। अब मतलब अक्सर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं ना, खवातीन कहती हैं कि आप हमेशा चाय गिरा देते हैं। अब आप ये हिसाब लगाएं कि हमेशा का क्या मतलब है। अक्सर, कम, कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा, 5 दफ़ा, 100, एवरेज 100 में से कितनी दफ़ा। अगर 100 में से 10 दफ़ा भी गिराएं तो वैसे काफ़ी है, मगर आपको कम से कम ये आपने एनालिसिस तो कर लिया कि ऑन एवरेज। तो यहाँ पे जो टूल्स निकला है, हम अक्सर बोलते हैं एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज एक टूल निकला है। तो इस तरह के छोटे छोटे टूल्स हैं जो अपने दिमाग में भी आप चला सकते हैं, और स्टेटिस्टिकली तो खैर बहुत ज़्यादा। फिर आखिरी बात यहाँ पे आएगी कि आप इस पोजीशन में हो कि आप प्रोबेबिलिटी दे सकें, लाइकलीहुड दे सकें, ये चांस बता सकें कि ये चांस है कि अगर ये हो तो फिर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारा सिलसिला जो है ना वो डिसाइफर कर लिया। आप सेल्स में, आपकी सेल्स नहीं बढ़ी। आप कहते हैं यार तुम बड़े एनालिटिकल स्किल सीख के आओ, बताओ ना जरा। तो आप पीछे जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मैं केस स्टडी आपको दे, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये सेल्स क्यों नहीं बढ़ी, क्या हमारा कोई कंपेटिटर। फिर आप उस कंपेटिटर को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आप ये स्टडी करते हैं कि अगर हम इस तरह करें तो फिर ये इतनी बढ़ेगी, और वो सारा डेटा आपके पास वो जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। और फाइनली फिर आप प्रेडिक्शन करें और आप कहेंगे अगर ये इंटरवेंशन होगी तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है ना वो हमें हेल्प करेगा। अगर आप एनालिटिकल स्किल्स अपने इंप्रूव करते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो सारी दुनिया में जो हम सारे लोग हैं ये किसी न किसी हवाले से एनालिसिस में मशगूल है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हम डेटा से डील कर रहे हैं। टीवी पे लोग एनालिस्ट हैं, अखबारों में एनालिस्ट हैं, बाकी दफ्तरों में सारा टाइम हम तज्जिए कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे तज्जिए हवाई होते हैं। उसकी क्या वजह है? उसमें ये प्रोसेस नहीं होता और ये लोगों के पास ये स्किल्स नहीं है। स्किल के साथ ये एटीट्यूड नहीं है कि बायसेस को रिमूव करें। देखिए, एनालिसिस बड़ा न्यूट्रल सा काम है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पसंद का एनालिसिस हो। उसमें पसंद नापसंद नहीं होती, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो ही हैं। तो अगर आप ये मेरी राय में 5 प्रोसेस करेंगे तो आपके एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होंगे और वो फिर आपको हर जगह पे काम देंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी उसकी मदद मिलेगी, आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में मदद मिलेगी, जहाँ पे आपको नए नए इशूज़ जो हैं वो आते चले जाते हैं।
उम्मीद है मेरी गुफ्तगू से आपको फ़ायदा होगा। मेरी राय में ये सबसे अहम सवाल था और इसके बारे में सोचना जारी रखिए, इसके बारे में मेहनत जारी रखिए। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग ये कर सकते हैं, दावा बहुत करते हैं। इसलिए कि अगर आपका एनालिसिस, एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलूँगा, रोबस्ट नहीं है, तो आपकी जो फोरकास्टिंग है या पेशन गोई है वो तोते की फाल जैसी ही है। फिर आप चांस है कि भाई ये हो गया तो पता नहीं हो गया, तो आपको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप एनालिटिकल स्किल्स को सीखेंगे और तब आपकी जो फोरकास्टिंग होगी, जो इंटरवेंशन होगी, जो रिकमेंडेशन होगी, जो प्रपोजल होगी, वो कुछ रियलिस्टिक होगी। उम्मीद है मेरी गुफ्तगू से आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।